नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आप लोगों के सुपरिचित, चिर परिचित बाबा रामदास यानी अजीत सिंह, हमारे प्यारे दद्दा। बहुत दिनों से इधर उधर आप गायब थे, कहाँ कहाँ है दद्दा? बहुत बहुत स्वागत के साथ यह पहला सवाल, कहाँ कहाँ घूम आए? मैं नहीं था, आप गायब थे। आप आए थे दिल्ली, जेएनयू में कोई कार्यक्रम था, उसमें गायब थे आप। मैं बंगाल कहीं हुआ गायब है नहीं। आप? बंगाल हुआ है? बंगाल तो अभी 10 तारीख को जाएंगे। ओके, तो आज दो विषय आपके लिए हैं। पहले विषय की शुरुआत करेंगे। आजकल जो 2014 के बाद के नवागंतुक राष्ट्रवादी हैं, उन लोगों का एक धड़ा कह रहा है कि मोदी तेरी खैर नहीं और योगी तुझसे बैर नहीं। योगी नए पोस्टर बॉय हैं, योगी नए हिंदुत्व के प्रतीक हैं, योगी ब्रांड हिंदुत्व हैं, योगी विकास के साथ शासन प्रशासन की भाषा भी समझाते हैं, और योगी बेबाक बेलाग होकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, लेकिन एक तरफ मदरसा बोर्डों का आधुनिकीकरण किया जाता है, उनको ध्वस्त किया जाता है क्योंकि वो जमाने के साथ नहीं चल रहे थे। फिर 22,000 मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको यूपी पीसीएस के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है। उनको चूंकि बड़ा नुकसान हुआ है बेचारों का, तो उनको समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस पर लकड़बग्घा समाज की नजर है? आपके विद्वत्ता के 2 सेंट्स ऑफ योर विजडम सर, प्लीज। नहीं, देखिए, एक तो ना लकड़बग्घा समाज कंफ्यूज्ड है। ये आरोप मोदी पे भी लगता है, ये योगी पे भी लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए इतना 5500 करोड़ का बजट दे दिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय को हई हऊ 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 हऊ। उसके बाद मदरसा बोर्ड पर क्यों यूपीएससी यूपी क्या पीसीएस क्या बोलते हैं, यूपी पीसीएस से नियुक्ति होगी? जी जी, यूपी पीसीएस बोलते हैं। उससे नियुक्ति होगी। भाई एक बात बताइए ना, वहां पे सरकार द्वारा संचालित मदरसे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मदरसा है। जी हैं। मदरसा बोर्ड एक यूपी सरकार की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, जो कि 22,000 कुछ में, जहां तक मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लगभग 22,000 मदरसे चलाती है। तो उन मदरसों की नियुक्ति में उन मदरसों में जो टीचर्स की नियुक्ति है वो कैसे होगी? जो प्राइवेट मदरसा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल किसको नियुक्ति देगा, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ने बस एक गाइडलाइन दे रखी है, भैया बीएड होना चाहिए, है ना, इतना ही है ना। बाकी नियुक्ति का प्रोसेस सब स्थानीय जो क्या नाम, उस स्कूल कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में होता है। क्या जो है, अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी करते हैं तो किसी को भी मैनेजमेंट नियुक्त कर लेगा, और चाहे जैसे पढ़ाएगा पढ़वाएगा। परंतु वही अगर सरकार नौकरी दे रही है, सरकार तनख्वाह दे रही है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आप बताइए। तो वो सरकार ही करेगी ना। एक मासूम सा सवाल यहाँ उठता है दद्दा। हाँ, मासूम सवाल है कि जब आपने मदरसा बोर्ड को ही अवैधानिक कर दिया, जब आपने कहा कि सारी चीजें सरकारी नियंत्रण में आएंगी, तो फिर इन 22,000 मुल्लों की चिंता में आप क्यों मरे पड़े जा रहे हैं? नहीं, या तो उन मदरसों को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल जैसा बंद कि हो चुके हैं, वो नहीं बंद किया, है नहीं, मदरसे। नहीं हुआ है। आपके पास गलत जानकारी है। हिमंता विश्व शर्मा ने बंद किया है और उनको सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया है। वहां मदरसा बोर्ड का सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जाता, वहां दे हैव बिकम गवर्नमेंट स्कूल्स। और यही राह चली थी योगी
वहां बीच में नहीं ये कदम कहाँ नहीं, लड़खड़ा गए? वो कंप्लीट कहाँ हुआ? नहीं हुआ। ये वही मैं यूपी, पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ? उसका एक कारण है, मेरी बात सुनिए। एक तो मदरसे ये चला क्यों लेते हैं, चला क्यों पाते हैं? भाई आर्टिकल 25 कहता है कि सबको संविधान का जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि सबको अपना अपना धर्म पालन का अधिकार है, और आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपना इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को नहीं है। विडंबना यह है। तो अल्पसंख्यक अपना धार्मिक शिक्षा का स्कूल चलाएंगे, ये उनको संविधान ने अधिकार दे रखा है। अब उसको यूपी गवर्नमेंट कैसे इन 22,000 मदरसों को बंद करेगी, उनको कैसे स्कूल में तब्दील करेगी, उसमें क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, ये एक तो ये टेक्निकल न्यूआंसेस हैं उसके। जी आप कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 तरह के मदरसे हैं, एक जो मान्यता प्राप्त हैं, दूसरे अमान्य हैं। ठीक, 16,000 मदरसे जो हैं वो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। लगभग हजारों मदरसे हैं जिनकी मान्यता खत्म हो गई है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि अनमान्यता का मतलब बंद करना नहीं है। जो अमान्य हैं मदरसे, वो सरकारी अनुदान या परीक्षा का दावा नहीं कर सकते, लेकिन उनको सील नहीं किया जा सकता। कोर्ट का ये फच्चड़ था। ठीक, अब योगी सरकार के पास एक रास्ता था कि वो आराम से बैठी रहती कि ठीक है भैया, कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा अपन करेंगे। लेकिन अगले साल चुनाव है, तो अचानक से योगी सरकार को याद आता है कि इन लोगों को यूपी पीसीएस के जरिए सरकारी चीजों में घुसाओ, और जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें घुसाओ। इसी उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के राज में गुरुकुलों की जो दुर्दशा है वो ज्यादा नहीं, केवल बनारस कर चले आइए, 2 गुरुकुल बस में गया। और आपने बता ही दिया कि हमारा कट कॉपी पेस्ट संविधान जो है वही हिंदुओं को ये इजाजत नहीं देता है। लेकिन जो हिंदू हृदय सम्राट हैं वो इन 22,000 लोगों को लाने पर क्यों काबिज हैं? और जो ये मुदिया की जात निकाली गई थी स्वर्णों रजतों द्वारा, अब योगी जी के बारे में क्या ख्याल होगा, योगी जीवा के बारे में? इसको एड्रेस कीजिए दादा खुल के। देखिए ये अब उसमें कौन से, मैंने बोला ना, कौन सी तकनीकी मजबूरियां हैं सरकार की कि सरकार को ये मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति बोर्ड से करनी पड़ रही है। परंतु बात यह है ना कि सरकार, ये एडेड मदरसे हैं। सुनिए, इसमें एक टेक्निकल, या तो उनकी एड बंद कर दे। जो एडेड मदरसा है, एडेड मदरसा का मतलब क्या है? एडेड मदरसा का मतलब वो होता है कि तनख्वाह सरकार देती है। अनुदान, जी 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 बिल्कुल। तो जब तनख्वाह सरकार दे रही है तो नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के पास होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको नियुक्ति से आपत्ति है तो फिर सरकारी अनुदान से भी आपत्ति करिए ना। सरकारी अनुदान बंद कर दीजिए, सरकार की नियुक्ति की वो खत्म हो जाएगी कि भैया चाहे जहां से पैसा लाओ, चाहे जिसकी जेब में डालो, चाहे जिससे पढ़वाओ, हमको मतलब नहीं है। पैसा जब आप दे रहे हैं, अच्छा एक मिनट, पैसा आप दे रहे हैं और क्या नाम, मौलाना साहब का कोई रिश्तेदार जो है वहां पढ़ा रहा है, 80,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है प्राइमरी मास्टर के बराबर, उस स्थिति से तो बेहतर है ना कि कम से कम सरकार तो नियुक्ति देगी तो कम से कम पारदर्शी नियुक्ति तो होगी, योग्यता अनुसार तो होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार को एक व्यक्ति को 80,000 रुपया देना है तो नियुक्ति भी सरकार ही क्यों ना करे। अच्छा, आजकल योगी जीवा का रेट क्या चल रहा है 10 के स्केल पर राष्ट्रवादियों के बीच, और मोदी जीवा का क्या चल रहा है? उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये फालतू 10 की बात के है। स्केल पर दोनों क्या चल रहा है?
दोनों का रेट 10/10 है। मोदी अच्छा। जी ने इस युद्ध के दौरान जिस प्रकार देश को संभाला है, देश की इकोनॉमी को संभाला है, और सारे देशों में जो हाहाकार मचा है इस समय। आपको मालूम है, मेरे एक अभी रिश्तेदार आए हुए हैं इंग्लैंड से, यूके से। वो कहते हैं इस समय यूके का वो हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली समस्या लंदन में, या कहते हैं आप इंग्लैंड में कहीं भी चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लैंड में हैं, आपको लगेगा आप पाकिस्तान में हैं। पहली समस्या। दूसरी समस्या, हर चीज के दाम दुगने हो गए हैं पिछले महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब इधर 2 महीने में हर चीज के दाम दुगने हो गए। तेल स्पेशली जो पेट्रोल है वो दुगना हो गया है। तो ऐसे में मोदी जी के शासन में 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ा। आप बताइए, कहीं कोई किसी किस्म की किल्लत नहीं है। तो भैया मोदी जी की डिप्लोमेसी ही तो है कि इस संकट काल में भी देश को सुरक्षित निकाल के ला रहे हैं। देश, मुझे तो लगता है कि संकट काल में देश हुरमुज में की खाड़ी में फंसा हुआ शिप है, जिसे सुरक्षित निकाल के ले आना है, जो काम मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से जो स्थानीय, लेकिन यूजीसी मौलाना मोदी वगैरह वगैरह, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब चलिए दूसरे विषय की ओर चलते हैं। हमने कहा था दर्शकों श्रोताओं की 2 विषयों पर बात करेंगे, फिर से मोदी जी आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी बात करो वो मोदी जी आ ही जाते हैं। मोदी को हेमंता विश्व शर्मा सिखा रहे हैं कि दुश्मनों पर कार्रवाई कैसे की जाती है। पवन खेड़ा नामक चपरासी ने राहुल विंची विषधर के नौकर पवन खेड़ा ने, नौकर नंबर 10-11 जो भी है, उसने कुछ उल जलुल बातें की। कहा कि चीफ मिनिस्टर की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों देशों ने डिनाई किया, कहा कि ये नकली है, ऐसा कोई पासपोर्ट हमारे यहां से नहीं निर्गत हुआ है। उसके बाद हेमंता ने 2 बयान जारी किए। एक तो उन्होंने कुछ यथोचित शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसका ऑन स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेलूंगा वगैरह का। एक मिनट, गंदू बोला है, गंदे बच्चों को है गंदू बेटू बोल देते हैं हम लोग, गंदा शब्द बोला है, वो गंदू है। आप उसको द को ड जबरदस्ती बना रहे हैं आप लोग। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं भाई, रेलूंगा वाला जो बोला है उस पर जा रहा हूं। इंग्लिश की समस्या है दोनों की। अगर ड को भी डी लिखेगा, द को भी डी लिखेगा, ये अंग्रेजी भाषा की समस्या है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मैं तो रेलूंगा वाले पर बोल रहा हूँ। उन्होंने कह दिया रेलूंगा नहीं बोला, पेलूंगा शब्द बोला है। अब आप लीजिए। अब पेलूंगा शब्द जो है सिर्फ पूर्वांचल, अरे सुनिए यार, पेलूंगा शब्द पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा शब्द है। अब एक मिनट, बाल कटाने जा रहे हैं, ये बंगाल में बोल देंगे आप? नहीं बोलेंगे। तो उसी तरह जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेलना इज अ कॉमन प्रक्रिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अश्लील हो जाती है। अब इसमें हेमंता क्या करेगा? अब आप कलकत्ता में जाके बाल कटाएंगे कि चूल कटाएंगे? खैर, आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर कि हेमंता पुलिस पहुंच गई दिल्ली से चपरासी भागा तेलंगाना, और इससे पहले उसने गुवाहाटी में कहा था कि मैं यहीं हूं, एफआईआर करके देख लो, मुझे गिरफ्तार करना है तो करो, और अब वो भाग रहा है। ये हेमंता का जो डेडिकेशन है, ये जो विश्वास है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम पाताल से भी खोद निकालेंगे, ये मोदी जी वह कह नहीं कर पा रहा है विषधर के साथ। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोदी जी का नेचर नहीं है ये सब करने का। अब छोड़िए, मोदी जी के ऊपर इतना भयानक प्रलाप कर रही है वो मधुकेश्वर। मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? और मुझे तो लगता है कि नहीं, मेरा कुछ और है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये गाली देने वाले पाल रखे हैं।
जब मोदी जी के ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइसिस आता है तो मोदी जी ये इशारा कर देते हैं कि तुम लोग भौंकना शुरू करो, तो सारा फोकस उनके ऊपर चला जाता है। वो जो प्रलाप कर रही है मधुकेश्वर, एक तो जनता, भारत की जनता, इवन जो कांग्रेसी भी है वो भी उसके ऊपर एक रत्ती विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो और जहां तक हेमंता विश्व शर्मा की बात है, उनका अपना स्टाइल है, वो तो वाकई कुक्कुर बना के दौड़ाएंगे पूरे देश में। और वो अभी आज की जो खबर है कि पवन खेड़ा जो है वो वहां भाग गया है, तेलंगाना, जी, हैदराबाद भाग गया है, और हैदराबाद में जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। वैसे उसको जो है अब देखिए, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है ना जी, इसलिए तेलंगाना भागा है। कब तक तेलंगाना में बैठा रहेगा? नहीं तो हेमंता ने तो कह दिया कि वो कहीं भी रहे, हम तो पाताल से खोज निकालेंगे। तो पाताल के अलग थोड़े है तेलंगाना, तेलंगाना से उठा लाएगी पुलिस, इसमें ऐसा क्या है? कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी विषधर भी अब उससे उब ही गया होगा, उसका मनोरंजन तो हो ही रहा है उधर से। वो भी कह रहा होगा कि ये शीला दीक्षित क्या थमा के चली गई हैं। नहीं, सुनिए, ये जो कांग्रेस की ये पुरानी पॉलिसी है, स्पिट एंड स्कूट, आरोप लगाओ, भाग जाओ, थूको और भाग जाओ। वही दादा, वही मैं कह रहा हूं कि जब ये उसकी नीति है तो हेमंता जब दिखा रहे हैं, जब गडकरी ने दिखाया है, उन्होंने 2 बार रगड़ा, अभी एक यूट्यूबर को रगड़ रहे हैं, कैरावैन पत्री रगड़ेंगे। इस तरह के जब लोग करते हैं तो पूरी भाजपा क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं खड़गे के खिलाफ 150 FIR हो गई जब उसने भाजपा और RSS को जहरीला नाक कहा? तो क्यों एक ही FIR हुई है अब तक खड़गे के खिलाफ, वो भी कर्नाटक में? क्या कर रहे हैं भाजपा वाले? और फिर से वही सवाल। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब ये अरविंद केजरीवाल तमाम किस्म की बकवास करता था, उन्होंने अरुण जेटली पे और गडकरी पे जब ये बकवास की, तो उसके बाद क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, उन दोनों ने माफ कर दिया। हम लोग कहते हैं नहीं, माफ नहीं करना चाहिए। देखिए, हर राजनेता की अपनी अपनी अप्रोच होती है। वो कहते हैं ठीक है यार, राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो भाई हेमंता ने कहा कि नहीं, साले को नहीं छोड़ेंगे, एकदम कुकुर की तरह घसीट के लाएंगे। अब ये हेमंता की अप्रोच है, बाकी भाजपा नेताओं की वो अप्रोच नहीं रही होगी। पर एक आम नागरिक की तरह मुझे भी लगता है कि हेमंता की अप्रोच एकदम सही है, और भाजपा के हर मुख्यमंत्री को इन कांग्रेसियों के प्रलाप के खिलाफ ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए। और वो जो वो है ना, वो क्या नाम, मधुकेश्वर, उसके खिलाफ भी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेके, और वो जो डेरोगेटरी कमेंट्स कर रही है उसके ऊपर भी सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन के सूट तुरंत दाखिल करने चाहिए। अगर नहीं करते इसका मतलब मिलीभगत है। और कम से कम भाजपा नेत्रियों को तो बिल्कुल कर देना चाहिए, जिसके बारे में उसने इतनी घटिया बात कही है। तो देवियों और सज्जनों, आपने 2 अलग अलग विषयों पर हमारी राय सुनी, हमारी बातचीत सुनी। अगर आपको लगता है तनिक भी कि इस वीडियो में दम है तो इसे दूर दूर तक पहुंचाएं। और आपको पता है व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम बरसा रहे हैं, उसी तरह वज्र घोष पर भी बरसाइए। बाबा रामदास जी सारे मोह माया से विरक्त होकर अब केवल और केवल वज्र घोष पर पाए जाते हैं, और कभी कभार मुझे समय देते हैं, प्रारब्ध को समय देते हैं, लेकिन इसके अलावा अब ये एक्सक्लूसिवली वज्र घोष पर पाए जाते हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी अपना स्नेह और समर्थन दीजिए। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय श्री राम।